नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तरकाल में हम हर दिन उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े हर उस पहलू को समझने की कोशिश करते हैं जो जनता को सीधे सीधे प्रभावित करता है। इन जनता के मुद्दों के बीच में राजनेताओं ने जिस कदर राष्ट्रवाद और धार्मिक कट्टरता, या जिसको कहना चाहिए कि धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत को जैसे जैसे बढ़ाया है, समय समय पर हम उसकी भी चर्चा आपके साथ लगातार करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहुंचकर जिस तरह से लोहिया को याद करते हुए एक बार फिर से राम की नाम पर वोट या फिर इस प्रदेश की जनता को अपने साथ लेने का प्रयास, जो कुछ भी अपने अपने ढंग से सोचने वाले लोग हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो रुख है वो एकदम साफ है। उन्होंने हमला किया है अपने विरोधियों पर कि राम का नाम पर जिस तरह की सियासत उनके विरोधी लोग करते हैं, लोहिया को याद करते हुए उन्होंने किस रूप में इस बात को लोहिया के जो नेक्स्ट जनरेशन है, जिस रूप में राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस विरोध के साथ इस देश की राजनीति में आंदोलन के साथ अपनी जगह बनाई थी, उस वक्त से निकले हुए बहुत सारे लोग हैं। उसमें से एक मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव भी आज भी लोहिया के उस दौर को याद करते हैं, और उसी को याद दिलाते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोहिया दरअसल राम के भक्त थे, राम को मानते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर क्यों हमला किया, समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। मानस श्रीवास्तव जी हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साथी हैं, अशोक यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, नावेश शेखो जी वरिष्ठ पत्रकार, और प्रमोद मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रमोद मिश्रा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति की मौजूदगी, गवर्नर की मौजूदगी, और उस बीच में शिक्षा की बात हो, भविष्य की बात हो, युवाओं की बात हो, इन सब के बीच में राम मनोहर लोहिया की बात और श्री राम को याद करना कितना सही है, कितना उचित है, क्या संदेश है, हम आपसे समझना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये सुना दें कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या कुछ है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाकर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मौजूदगी में जिस हुंकार के साथ उन्होंने विपक्ष पर हमला किया है, वो दरअसल कैसे, क्या कुछ कहा है, उत्तरकाल में हम आज यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम योगी के निशाने पर क्यों आए अखिलेश यादव। और इस वैसे तो सत्ता में स्वाभाविक है, समझ में आता है क्यों आए, लेकिन इस तरह से क्यों आए। लोहिया के नाम पर राम को याद करते हुए अखिलेश यादव को क्या कुछ समझाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सत्तारूढ़ दल जिस रूप में विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा है, उससे पहले एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए है और दूसरी तरफ पूरी तरह से ध्रुवीकरण धार्मिक बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि वो करती रही है। कितना करते हैं, कर पाते हैं, उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है इस विषय पर, वो हम आपको सुनाते हैं। मानस जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, शुरू करेंगे चर्चा को, लेकिन पहले योगी और कृष्ण के आदित्यनाथ बगैर, क्या कुछ कह रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय शंकर के बगैर भारत का पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हमने इसे अपने जीवन पद्धति का हिस्सा माना है और इसीलिए हो सकता है कि डॉक्टर लोहिया की वर्तमान के चेले न मानते हो, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही थी। एक बार उनसे पूछा गया था, भारत जब आजाद हुआ, आजाद भारत के अंदर डॉक्टर लोहिया प्रखर समाजवादी थे। कांग्रेस के कट्टर विरोधी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे।
आजादी के बाद दुनिया के अंदर आशंका उठाई जा रही थी कि भारत बहुत दिनों तक एक नहीं रह पाएगा, भारत फिर से विभाजित हो जाएगा। उनसे जब पूछा गया कि लोहिया जी बताइए भारत कब तक एक रहेगा और क्या भारत एक रह पाएगा, उन्होंने कहा यह प्रश्न भारत पे नहीं उठने चाहिए। लोगों ने कहा दुनिया ये बोल रही है, उन्होंने कहा दुनिया अभी भारत को समझ नहीं पाई है। जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और भगवान शंकर की पूजा होती है, वो रहेगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुनिया की कोई माई का लाल भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और यह देश के अंदर रामायण मेलों की शुरुआत भी किसी ने प्रारंभ करवाई थी। याद रखना, संत तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का प्रचलन उत्तर भारत में करवाया था, रामलीलाओं का। और रामायण मेले का प्रचलन शुरू किया था डॉक्टर लोहिया ने। बहुत साफ स्पष्ट संदेश है समाजवादियों के लिए, अखिलेश यादव के लिए। जिनके रास्तों पर आप चल रहे हैं, दरअसल वो तो कांग्रेस विरोधी थे, वो तो राम भक्त थे। प्रमोद मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी दोनों एक ही रास्ते पर आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में ये राम के नाम पर सियासत विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती दिख रही है आपको? नमस्ते मीना जी और बाकी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नहीं, इसमें जो अभी आप जो उद्बोधन जो आप दिखा रही थी, इसमें आप हर चीज में राजनीति देखने की आवश्यकता क्या है? लोहिया जी भारत के इतिहास में 20वीं सदी के एक नायक के रूप में थे और लोहिया जी का सम्मान करना सिर्फ समाजवादी पार्टी की ही थाती तो नहीं थे, और जो उनके वैचारिक अवधारणाएं थीं उसका प्रस्तुतिकरण किया योगी जी ने अपने उद्बोधन में। और यह तो पूरी वास्तविकता है कि उन्होंने कहा कि जब तक इस सनातन राष्ट्र की आस्था भगवान श्री राम, कृष्ण एवं भगवान विश्वनाथ में बनी रहेगी, तब तक इस राष्ट्र का कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। और ये तो इतिहास में दर्ज है। इस वक्तव्य का उल्लेख करना, अब इसको राजनीति से जोड़ना राजनीतिक विश्लेषकों अथवा पत्रकारों के विवेक पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये तो वास्तविकता है कि इस महान राष्ट्र का आत्म तत्व है राम। अच्छा, इस महान राष्ट्र का आत्म तत्व है कृष्ण। प्रेरणा पुरुष है भगवान शिव। राम और कृष्ण तो ठीक है, लोहिया भी अब समाजवादियों के नहीं है, ये भी आने वाले दिनों में हम ज्यादा सुनेंगे बीजेपी के द्वारा। ये तो समाजवादी पार्टी को तय करना होगा कि वास्तव में लोहिया उनके रहे या नहीं रहे, क्योंकि लोहिया जी ने जिन आंदोलनों को और जिन आंदोलनों से उत्पत्ति हुई इस दल की, उन्होंने तो उसकी राजनीतिक सुविधा के अनुसार उन सभी सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी। ये तो समाजवादी पार्टी को अपने राजनीतिक चरित्र के आधार पर यह दिखाना है कि वो लोहिया जी के नजदीक हैं या नहीं है, क्या उनकी विचारधारा को वो मानते भी हैं या नहीं है। जी जी, तो आज अगर कटघरे में आज अगर वो उनका वैचारिक दृष्टिकोण कटघरे में खड़ा है तो वास्तविकताओं के आधार पर खड़ा है। ये उनको तय करना है वो किसके साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। मानस श्रीवास्तव जी, अब लोहिया के नाम पर सियासत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अकेले नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में ये साफ कर दिया है बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने। जी बिल्कुल, जो उनका बयान है वो निश्चित तौर पर, चूंकि
सियासी लोगों का बयान उसको सियासत से ही जोड़ के देखा जाना चाहिए। उसके पीछे एक मंशा होती है। मुख्यमंत्री अगर लगातार अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं और वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी 2024 से लगातार उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना रही है जिसमें पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की बात करती है वो, तो निश्चित तौर पर पीडीए से एक नुकसान बीजेपी को देखना पड़ा और उसकी वजह से अब जो तीर चलाए जा रहे हैं वो कट्टर हिंदुत्व की तरफ चलाए जा रहे हैं। अब रही बात की जो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, अब उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जो पीडीए का दरअसल जो फॉर्मूला है, दरअसल ये एक दिखावा और हिंदू जातियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री हमेशा इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर रहते हैं कि हिंदुओं की तमाम जातियां अगर एक साथ एक छतरी के नीचे एकजुट होकर के समाहित रहेंगी आपस में, तो हिंदू खतरे से बाहर रहेगा। और इसीलिए जो नारे चले, एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटोगे कह सकते हैं कि जहां पर वो बात कर रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री के अगर इस पूरे बयान का विश्लेषण कीजिए तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो भले ही समाजवाद की बात करती हो, भले ही वो जयप्रकाश नारायण की बात करती हो, भले ही वो लोहिया की बात करती हो, लेकिन उनके विचारों से जो उनकी मूल भावना थी उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लोहिया समाजवाद की बात करते थे लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकारों में क्या होता रहा तो वो उसका जिक्र करते हैं अपनी अलग अलग जनसभाओं में। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कहा गया, जैसे ही कांवड़ यात्रा की बात की, अखिलेश ने कहा कि हम कांवड़ कॉरिडोर बनाएंगे, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम मंत्रियों के बयान आने लगे कि अखिलेश यादव की सरकार को याद कीजिए कि वहां कांवड़ियों पर लाठियां बरसती थी, हम उन पर फूल बरसाते हैं। और उसके बाकायदा उसके बारे में बयान भी जारी होते हैं और हर बार जब पुष्प वर्षा होती है तो एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें मीडिया भी सहभागिता करती है और दिखाती है कि किस तरीके से योगी जी की सरकार में कांवड़ियों पर फूल कुछ तकनीकी परेशानी है मानस जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, सुन नहीं पा रहे हैं आपको। मानस श्रीवास्तव जी का टीम प्लीज ऑडियो कनेक्ट करें वापस एक बार। मैं अशोक यादव जी आपके पास आ रही हूँ। समाजवादी पार्टी के लिए हर दिन सत्तारूढ़ दल के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा सत्ता में आने से पहले जो चुनौतियां होती हैं वो बढ़ाने का प्रयास है और ये राजनीतिक अगर हम कहें मैदान की हकीकत भी है। युद्ध में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन यहाँ तो जो कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने वो पूरी तरह सत्य है। लोहिया के आदर्शों से तो कहीं दूर निकल चुके हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, सब वहीं से निकले, लेकिन अपने अपने स्वार्थों में, अपने अपने हितों में, अपने अपने परिवार से आगे बढ़ ही नहीं पाए। सिर्फ नीतीश कुमार को छोड़ दे जो परिवारवाद में नहीं फंसे। देखिए मीना जी, परिवारवाद चूंकि आपने नाम ले ही लिया परिवारवाद का, तो मैं इसको पहले इस सवाल का जवाब दे दूं कि माननीय योगी जी खुद परिवारवाद की वजह से आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। इस बात को अगर कोई डिनाई करे तो बताएं। वो ब्लड रिलेशन था उनके चाचा का, उनके सगे चाचा थे ना, तो उन्होंने विरासत दिया मुख्यमंत्री जी को, महंत बनाए और उन्होंने अपनी धार्मिक और राजनीतिक विरासत दिया उनको। तो ये मत कहिए कि वहाँ परिवारवाद नहीं है। सगे संबंधी परिवारवाद जैसे हर दल में है वैसे भाजपा में है। मुख्यमंत्री जी भी परिवारवाद की देन है। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि लोहिया के विचारों से, आप ये बताइए भारतीय जनता पार्टी जब भगवान राम की बात करती है, माँ गंगा की बात करती है, तो क्या भगवान राम को तो मानती है, भगवान राम को मानती है भाजपा, लेकिन भगवान राम की नहीं मानती है। भगवान राम की मानती अगर, तो भगवान राम तो गैर बराबरी के खिलाफ थे। भगवान राम का अगर आप चरित्र चित्रण पढ़ेंगी तो गैर बराबरी के खिलाफ थे भगवान राम। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, छुआछूत के खिलाफ थे। उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए।
तो उन्होंने सत्ता लोलुपता को लात मारा था भगवान राम। और ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाजपा के लोग? सत्ता के लिए मतलब पाताल में भी गिरना पड़े तो वहां भी चले जाएंगे। क्या क्या बातें बोलते हैं, चुनाव आता है तो माननीय योगी जी हो चाहे माननीय मोदी जी हो चाहे उनके बड़े बड़े से लेकर छोटे तक नेता, तो भगवान राम का अगर 1% भी आदर्श अगर अपने अंदर समाहित कर ले भारतीय जनता पार्टी, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये भगवान राम के विचारों के खिलाफ है। 1% भी अगर समाहित कर ले, तो अगर आप एक उंगली किसी पे उठाते हैं तो 4 उंगली तो अपने आप आपके ऊपर उठती है। रह गई बात डॉक्टर लोहिया की, आप ये बताइए जेपीएनआईसी जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोहिया जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, लोहिया जी के विचारों को और मजबूती प्रदान करने के लिए जो बनाया था सेंटर, और बहुत बड़ा सेंटर था वो, हमें लगता है संस्कृति सेहत और तकनीकी का बेजोड़ संगम था। जो स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया था, जो जेपीएनआईसी उन्होंने बनाया था, उससे बेहतर बिल्डिंग उत्तर प्रदेश में बिरले मिलेगी। लेकिन सिर्फ लोहिया जी के विचारों पर ताला लगाने के लिए, लोहिया जी के विचारों को कुचलने के लिए योगी सरकार ने क्या किया, उसको खंडहर में तब्दील कर दिया। इतनी नफरत लोहिया से क्यों, इतनी नफरत आप लोहिया से करते हैं? लोहिया से नफरत नहीं करते हैं मीना जी, लोहिया की विचारधारा से नफरत करते हैं, क्योंकि लोहिया जी हमेशा वो तानाशाही सत्ता के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया है। जब सत्ता कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, सत्ता कोई भी हो, लोहिया जी ने इस तानाशाही सत्ता के खिलाफ, आतताई सत्ता के खिलाफ हमेशा से आजीवन संघर्ष करने का काम किया। इनको लग रहा है कि अशोक यादव जी वर्तमान लोहिया के नाम पर कौन कितना जनता को, जनमानस को अपने पक्ष में करे, सारी कवायद ये है। आप लोगों ने लंबे समय तक लोहिया के नाम पर या लोहिया के सिद्धांतों पर या आदर्शों पर या उनके आंदोलनों पर जनता को एकजुट करने का प्रयास किया। अब बीजेपी ये बता रही है, और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ साफ ये कह रहे हैं कि लोहिया, समाजवादी लोहिया के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। मानस श्रीवास्तव जी, लोहिया पर सियासत का एक नया रास्ता खोल दिया है योगी आदित्यनाथ ने, कितना आगे जाएगा ये रास्ता? देखिए, कल जो मुख्यमंत्री के जिस बयान पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस बयान का विश्लेषण किया जाना चाहिए। 2-4 बातें उन्होंने बहुत प्रमुखता से कही, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोहिया के नाम पर राजनीति करते हैं या जो समाजवाद की बात करते हैं, तो वो ये नहीं जानते कि लोहिया जी कितने बड़े राम भक्त थे। उन्होंने रामायण मेलों की शुरुआत, बात नंबर 1। बात नंबर 2 की उनका ये कहना था कि जब भगवान राम को जो लोग भजते थे, जो लोग भगवान राम की पूजा करते थे, तो उसमें से हनुमान जी भक्त शिरोमणि हो गए। लेकिन वो लोग जो रामद्रोही थे, उनकी बात में क्या जरूरत थी, उन्होंने मारीच से तुलना की। तो वो ये कह रहे हैं, और साथ साथ उनका एक बयान उसमें और भी है कि हम राम भक्त हैं, हम लोहिया के नाम, लोहिया के समाजवाद को हम लोग मानते हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी लोहिया के आदर्शों पर चलती तो राम भक्तों पर गोली न चलानी पड़ती। तो देखिए, ये एक तरीके से मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो समाजवादियों के जो बड़े पोदार है, उनकी जो विचारधारा थी, आज उसका समाजवादी पार्टी से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। जो असली समाजवादी लोग थे वो दरअसल राम भक्त हुआ करते थे, वो राम राज की बात करते थे। और लोहिया की जो सप्त क्रांति जो है, जिसके बारे में तमाम समाजवादी पूरा जिक्र करते हैं, हालांकि कितने लोगों ने उसको पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप उसका पूरा सार अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो वो इन्हीं सब एक तरीके से वो रामराज की ही परिकल्पना पर आधारित है, जहां पर छुआछूत ना हो, जहां पर स्त्रियों को उसको भेद ना हो। और वो कांग्रेस विरोधी थे, ये भी स्पेसिफिक है भाई। आज आप जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन गलबैया मिला रहे हो, दरअसल लोहिया का जन्म ही कांग्रेस विरोध के नाम पर हुआ था। ये भी पिन पॉइंटेड बता रहे हो योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल। देखिए इस पूरे देश में जो समाजवाद का जो आंदोलन हुआ, जहां पर समाजवाद की नींव पड़ी, वो निश्चित तौर पर वो गैर कांग्रेसवाद के ही आधार पर पड़ी। लेकिन क्या बाद में ऐसा नहीं हुआ कि समाजवादियों ने कांग्रेस को समर्थन नहीं किया? यूपीए पार्ट 1 और यूपीए पार्ट 2, क्या समाजवादियों का समर्थन नहीं था उसको?
या कभी जरूरत पड़ने पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों को समझौता नहीं किया? देखिए, राजनीति यहाँ पर विचारधारा से अलग हटकर भी समझौते होते रहे। तो क्या अगर नीतीश कुमार भी तो बिहार में समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता थे, क्या आज बीजेपी की वहां पर सरकार नहीं है? या कभी नीतीश कुमार क्या कभी कांग्रेस के साथ में नहीं रहे? क्या कांग्रेस को उन्होंने कभी समर्थन नहीं दिया अपने पूरे राजनीतिक जीवन में? तो देखिए, ये जो लड़ाई है, इसको कितना भी उलझा लीजिए शब्दों में, बयानों में, इसका सीधा सा मकसद एक है, और मकसद ये है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सियासत में दो ध्रुव बन चुके हैं, दो तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है। एक ध्रुवीकरण जो इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी इसको लीड कर रही है, और वो फॉर्मूला बड़ा सक्सेस हुआ, इसलिए उसका विस्तार हो रहा है, और वो फॉर्मूला है पीडीए का। अब पीडीए है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, या पिछड़ा दलित और अगड़ा। तो अगड़ा तो बहुत ज्यादा उसमें साथ में नहीं है, लेकिन पिछड़े और दलितों की बात हो रही है, और साथ में मुसलमानों का जो कॉम्बिनेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में जो समीकरण होता था एमवाई का, वो एमवाई का एक्सटेंशन पीडीए है। पहले मुस्लिम यादव की गठजोड़ से सरकारें बनती थी, अब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के गठजोड़ से, क्योंकि इन सबके बीच से मायावती जैसी जो पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है, वो फिलहाल अभी राजनीति में बहुत हाशिए पर पड़ी हुई है, तो उसके वोट बैंक में सेंधमारी की बात चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है इस देश में या उत्तर प्रदेश में? किस लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने? देखिए, उसके पीछे की एक विचारधारा है, जहां पर यह कहा जाता है कि हम कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की जातियों में विभाजन नहीं चाहते। वरना आप देखिए कि अचानक से पूरे देश में किस तरीके का माहौल है। कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो सावन का महीना हो, चाहे वो दीपोत्सव हो, चाहे इस तरीके के जितने भी नवरात्र हो, जितने भी हिंदू धर्म के जो भी तीज त्योहार होते हैं, जो बड़े पर्व होते हैं, देखिए उसमें किस तरीके से सरकार बहुत एकजुट होकर के, तमाम जो मंत्रिमंडल के तमाम विभाग है, एकजुट होकर के वो किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार करते, या उसमें सोचते कि मेरी भागीदारी सरकार की हो, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हिंदू जो है, हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं की सरकार, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो देखिए, पूरी लड़ाई हिंदुत्व बनाम पीडीए की है। अब इसमें कौन बाजी मारेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को जो 2024 में सफलता हासिल हुई, उसको लेकर के एक नेगेटिव तो ये एक बन तो चुका है उत्तर प्रदेश में एक माहौल कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के देश में भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी दे सकती है, या उनको सरकार से अपदस्थ कर सकती है। एक बहुत बड़ी चीज होती है, जब आप बहुत लंबे समय तक आपकी सरकार होती है, तो निश्चित तौर पर जनता की सभी तरीके की जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, वो पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन एक बात आप समझिए, जो लड़ाई, देखिए, जो जंग जिसकी बात ये कर रहे हैं, या जो समाजवाद का आंदोलन था, दरअसल वो सड़कों पर नजर आता था। उस वक्त पूरे देश में एक क्रांति का माहौल था। आजादी के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हमको देखने को मिला। ठीक वैसे ही जैसे यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान आखिरी मूवमेंट पे हमने देखा कि एक पूरे देश में माहौल बना भ्रष्टाचार के खिलाफ, और लोकताओं को लेकर के पूरे देश में अन्ना के पीछे लोग खड़े हुए, जिससे निकल करके आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। तो देखिए, ये वो तमाम जो परिवर्तन होते हैं बड़े विद्रोह के साथ, वो उसके लिए सड़कों को उतरना पड़ता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं नई तरीके की सियासत है। इस सियासत में देखिए, सियासी दल भी बहुत मेहनत करना नहीं चाहते। मीना जी, आपको मैं बता दूं, इसी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव आखिरी समय तक सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते रहे, और सड़क पर उतरकर संघर्ष करने में उनका यकीन था। और यही वजह थी कि 2007 से भारत की जो मायावती की सरकार थी, उसको अपदस्थ करने के लिए मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जिस तरीके का आंदोलन उत्तर प्रदेश में चला, उसी की वही वजह थी कि बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जिसके मुखिया के तौर पर अखिलेश यादव की ताजपोशी कर दी गई। लेकिन क्या उसके बाद से आप देखेंगे सड़कों पर कितने आंदोलन होते हैं, कितनी जायज बातें जो है वो आम आदमी के हितों में हो रही है, कितनी पार्टियां प्रमुखता से उठा पा रही हैं, ये भी देखने वाली बात है। जनता अगर पीछे जाएगी तो किसके पीछे चली जाए? लिहाजा आपके पास एक बहुत बड़ा एक आधार ये हो जाता है, आपके लिए बड़ा एक आसान हो जाता है कि आप जातियों में बांट के या तो राजनीति कर लीजिए,
क्या हिंदू और मुसलमान की आप के नाम पर राजनीति करनी, कौन कितना कामयाब होगा ये आने वाले वक्त में तय होगा। बिल्कुल ठीक है मानस जी, लेकिन अब इस वक्त जो बात समझ में आ रही है कि पीडीए का जो सफल प्रयोग अखिलेश यादव ने किया, अब योगी आदित्यनाथ उसमें भी सेंध लगा रहे हैं और उसमें लोहिया जैसा नाम जो है उसका भी अब याद दिलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को कि दरअसल लोहिया क्या थे, क्या सोचते थे, क्या उन्होंने किया, किस तरह के आंदोलनों की नींव रखी, उनकी राजनीति का आधार क्या था, किसका विरोध था, किसका समर्थन। अब आप सीधे सीधे जनता को बता रहे हैं कि भाई लोहिया के नाम पर अभी जो लोग अपनी सत्ता से रहे हैं वो उन लोगों के साथ मिले जिन्होंने लोहिया का विरोध किया था। प्रमोद मिश्रा जी, ऐसा लगता है कि जब कोई भी युद्ध होता है तो उस युद्ध में जितने भी आपके तरकश में तीर हैं सारे इस्तेमाल कर दिए जाएंगे, तो ये जो तीर है इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए, मतलब कितना इसकी ताकत जो है लोहिया के नाम की ताकत कितना बीजेपी के पक्ष में जनमानस को उत्तर प्रदेश में आने में सफल हो पाएगी। मैंने अपने भी पूर्व के भी वक्तव्य में यही कहा। देखिए, लोहिया जी का तो आप बताइए कौन से किसी भाषण में पिछली 2 वर्षों में आपने कभी भी अखिलेश जी के किसी भी भाषण में हुतात्मा लोहिया जी का नाम सुना है? उनकी कार्य पद्धतियों में कहीं पर वो उनके सिद्धांत परिलक्षित होते हैं? कहीं नहीं होते, स्पष्टतया कहीं नहीं होते। वो भूल चुके हैं। जब उन्होंने वो आंदोलन की उत्पत्ति, जो आपातकाल की उत्पत्ति रहे, जब आपातकाल लगाने वालों का समर्थन करने लगे, परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से आपातकाल को सही ठहराने लगे, तो उस सिद्धांत से तो बहुत दूर हो चुके हैं। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि अब लोहिया जी पर दोनों लोग बात करेंगे, क्या भाजपा भी बात करेगी और क्या समाजवादी पार्टी करेगी? सिर्फ भाजपा ही करेगी, समाजवादी पार्टी तो उनका परित्याग कर चुकी है। लोहिया जी ने अपने वक्तव्य में एक बार कहा था कि एकात्म भाव होना चाहिए। हमारे पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन के सिद्धांत को ही प्रतिपादित कर दिया। समानता नहीं दिखती। वास्तविक समाजवाद भारत में, मानस जी शायद मेरी इस बात से सहमत होंगे और उस पर प्रकाश डालने का प्रयास भी करेंगे कि 2014 के बाद इस देश में वास्तव में अगर कोई समाजवाद का उदाहरण दिखता है प्रदेश चलाने की अथवा देश चलाने की राजनीति का, तो समाजवाद का वास्तव में प्रकटीकरण होता है सरकार की योजनाओं में, चाहे वो उज्ज्वला के द्वारा हो, शौचालय के द्वारा हो, प्रधानमंत्री आवास के द्वारा हो, हर घर जल की बात करें हम। अब जहां तक मानस जी कह रहे थे पीडीए, वैसे तो उसका अर्थ ये भी है परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कह सकता हूं मानस जी, मेरा निवेदन होगा उसको इस तरह से भी जोड़ा जा सकता है कि भारत में जो सनातन व्यवस्था के बारे में उद्बोधन किया था लोहिया जी ने, अगर हम आज के उससे कहें तो हमारे लिए तो फिर वो पारंपरिक दर्शन एवं आध्यात्म है। पीडीए का फुल फॉर्म पारंपरिक दर्शन एवं आध्यात्मिक दर्शन, भारत का विराट आध्यात्मिक दर्शन, और जिसकी इस देश को हमेशा ही आवश्यकता रही। चिंतन है, वो महान चिंतन है जो समग्र समाज की बात करता है। अब ये बात अलग है कि अखिलेश जी सुविधा के अनुसार ब्राह्मणों को तो बुला लेते हैं अपने घर में पूजा कराने के लिए, वैसे विरोध करवाएंगे। मुझे तो कई बार लगता है कि माता प्रसाद पांडे जी का दम घुटता भी है या नहीं घुटता। इस तरह के जातिवादी राजनीति करने वाले लोगों को ये सोचना पड़ेगा। और सर्वधर्म सर्वभाव की हम तो बात करते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का नारा देने वालों ने को ये बताना चाहिए कि राष्ट्रपति श्रद्धेय भूतपूर्व राष्ट्रपति जब कलाम साहब के द्वितीय टर्म की बात हुई तो इन्हीं समाजवादियों ने उनका विरोध कर दिया। मानस जी हल्का हल्का मुस्कुरा भी रहे उस बात पे। क्यों विरोध कर दिया था, किस आधार पे विरोध कर दिया था? क्योंकि सुविधा की राजनीति करनी है, सैद्धांतिक राजनीति नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक
परिवार का कैसे उद्धार होता रहे और ठीक उसके है। द्वारा वो आगे चलते रहे, जो ठीक है। वो वही है वो, और उसके अलावा नहीं। हमारा सीधा है संतुष्टिकरण सबका, तुष्टिकरण किसी का भी नहीं। और जब हम कहते हैं किसी का भी नहीं तो उसमें सभी आते हैं, कोई जी। भी हो। अशोक यादव जी, अखिलेश यादव कितना लोहिया को जानते हैं, कितना लोहिया को समझते हैं, ये तो एक अलग मुद्दा है। दरअसल उन्होंने तो लोहिया को उस रूप में देखा भी नहीं जिसकी लालू यादव या मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव समझा जाना। अब अगर ये सियासत लोहिया के इर्द गिर्द आगे बढ़ती है कुछ दिनों तक मैं कहती हूँ कि दरअसल राजनीति में व्यक्ति, पात्र, जातियां और समाज समय समय पर अलग अलग वर्गों में बंटता ही रहता है और उसका आधार राजनीतिक दलों के हित होते हैं। अब राजनीतिक दलों के हितों के लिए जब व्यक्ति और जातियां जो है वो सर्वोपरि हो जाती हैं या वो अहम हो जाती हैं, जब नीति जैसी बातें होती हैं, मुद्दे गौण हो जाते हैं, तब फिर विपक्ष के द्वारा भी व्यक्तियों में उलझाने का काम कितना सफल होगा कि नहीं होगा, ये तो भविष्य की बात है। लोहिया के नाम पर योगी आदित्यनाथ विपक्ष को कितना उलझा पाएंगे, कितने प्रहार और तैयार किए होंगे। लेकिन अगर लोहिया का नाम इस वक्त आया है तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि ये एक दिन या 2 दिन की ये बात नहीं है, ये पीढ़ी पर सीधा सीधा हमला है योगी आदित्यनाथ का। अशोक यादव जी, मुद्दों से दूर विपक्ष जब होता है, जातिगत समीकरणों में उलझा हुआ होता है, तब इस तरह के प्रहारों को झेलना भी पड़ता है। नहीं देखिए मीना जी, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम लोहिया के ऊपर ज्ञान देने से पहले वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब से भी ज्ञान ले लेना चाहिए था, जिन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जो है ये नासूर की तरह लगते हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट है, संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं धनखड़ साहब, लेकिन वो अपनी मर्यादाएं भूल जाते हैं। उनको लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता अभी भी हैं। अच्छा, दूसरा बयान, दत्तात्रेय ओसबोलो नंबर 2 के नेता हैं, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटा देना चाहिए। तो कम से कम इन दोनों महान पुरुषों के बयानों को याद करते हुए माननीय योगी जी को समाजवाद पर अपना ज्ञान देना चाहिए था। खैर अलग बात है। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है मीना जी कि ये समय समय पर समसामयिक महापुरुषों के चेहरों का इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको डस्टबिन में डाल देते हैं। आपको याद होगा सरदार पटेल की मूर्ति का प्रकरण, आपको याद करिए। सरदार पटेल आजीवन आरएसएस विचारधारा के खिलाफ थे, हमेशा जब तक वो रहे आरएसएस की विभाजनकारी नफरतकारी नीतियों के खिलाफ थे। और क्या किया, उनकी मूर्ति लगा करके कहा कि हम तो पटेल के सबसे बड़े भक्त हैं। आपको याद होगा किसान आंदोलन में जब 700 से ज्यादा किसान हमारे शहीद हो गए थे, तो किसानों के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले चौधरी साहब को एक भारत रत्न मरणोपरांत देकर के किसानों की सबसे बड़ी हितैषी बनने की कोशिश की। तो ये भारतीय जनता पार्टी मास्टर माइंड ऑफ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के मास्टर माइंड लोग हैं। कभी भगवान राम, कभी माँ गंगा, कभी चौधरी चरण सिंह, कभी पटेल, कभी लोहिया, कभी कौन, ये इस तरह की चीजों का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं चीजों को, इस्तेमाल करके डस्टबिन में डाल देते हैं, सेम स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है। ये चीजों को ये महापुरुषों के, भगवान लोगों के चेहरों का इस्तेमाल करती हैं, फिर उनको साइड लाइन कर दिया जाता है। अब माँ गंगा अपने बेताली पे आंसू बहा रहे कि नहीं बहा रहे, अब पता करवाइए क्या उनका बीएमडी लेवल है। खैर छोड़िए, लेकिन मेरा निवेदन है कि माननीय योगी जी हो या भारतीय जनता पार्टी में कोई भी हो, कम से कम अगर लोहिया के ऊपर उनका प्यार उमड़ रहा है, तो जो लोहिया जी ने रामायण मेले की बात किया, माननीय योगी जी रामायण मेला लगवाए थे, जो लोहिया जी क्यों लगवाए थे, तो कम से कम उनके विचारों को समझें, उनके विचारों को आत्मसात करें। रामायण मेला उन्होंने इसीलिए लगवाया था, भगवान राम के नीतियों को समाज में स्टेब्लिश करने के लिए उनका भी एक उद्देश्य था। रामायण मेला ऐसे थोड़ी लगवा रहे थे, वो जान रहे थे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो गैर बराबरी के खिलाफ हैं, वो छुआछूत के खिलाफ हैं, वो अगड़े पिछड़े के खिलाफ हैं। इसी वजह से उन्होंने रामायण मेला की शुरुआत कराई थी।
मानस जी, मैंने अशोक यादव को सवाल किया था कि लाजमी था या है कि वो ऐसे सवालों से बचते हैं, पार्टी की तरफ से मुद्दों पर आधारित होते हैं। मुद्दों से राजनीति, जनता के विषयों से राजनीति दूर रखने के लिए इस तरह के मुद्दों को लाया जाता है। आने वाले समय में मानस जी, कितने समय तक हम लोहिया को देखेंगे? मीना जी, मैं आपका सवाल मैं ठीक से सुन नहीं पाया, फिर से एक बार आप रिपीट करिए। लोहिया कितने समय तक प्रासंगिक रहने वाले हैं? नहीं, लोहिया जी तो हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगे और ऐसी महान विभूतियां जो आने वाली नस्लें उनसे कुछ ना कुछ बेहतर सीखती है। अलग बात है कि अगर राजनीति से अलग उनको पढ़ा जाए और समझा जाए तो बहुत कुछ सीखने के लिए है। और मैं लोगों से कहता भी हूँ कि लोगों को जरूर लोहिया जी की सप्त क्रांति के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके विचारों को पढ़ना चाहिए। देखिए, समाजवाद को लेकर के अपनी अपनी धारणाएं लोगों की हो सकती हैं। कुछ लोग उससे सहमत होते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग असहमत होते हैं। समाजवाद और वामपंथ में भी अगर आप तुलना करें तो दोनों का लक्ष्य भले ही एक हो, लेकिन काम करने के तौर तरीके और रास्ते दोनों को ही अलग है। लेकिन क्या वास्तव में ये दोनों ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए या नहीं कर पाए, या सियासी तौर पर जिन लोगों ने समाजवाद का झंडा उठाया तो वो कितना समाज के लिए कर पाए, ये अपने आप में एक अलग विषय है। इस पर चर्चा होगी तो शायद महीनों गुजर जाएंगे और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। क्योंकि ये सब नाम या इन तमाम महापुरुषों के नाम का इस्तेमाल शायद इसलिए भी किया गया कि लोग बड़ी संख्या में उनको फॉलो करते थे। लेकिन क्या हकीकत में कोई भी सियासी दल ये कह सकता है कि हमने अपने महापुरुषों के आदर्शों का अक्षरशः पालन किया? अगर पालन किया होता तो आज इस देश की ये दुर्दशा ना होती, आज भी इतनी भुखमरी, इतनी बेरोजगारी ना होती इस देश में, और आज भी अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी गहरी, इतनी चौड़ी ना होती। मैं बार बार एक बात का जिक्र करता हूं कि हालांकि बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन मैं देखा करता था कि एक समय था जब नेताजी का शपथ ग्रहण जब होता था, हुआ था पहले, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग आए थे जो गांव देहात से दबे कुचले धोती कुर्ता पहन के। लेकिन जब मायावती की गठबंधन की सरकार गिरने के बाद जब नेताजी की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में मैं उसको कवर करने गया था। तो मैंने पहली ही कतार में मैंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को बैठे हुए देखा। मैंने देखा कि वहां पर किस तरीके से अंबानी, किस तरीके से उस वक्त सहारा श्री जीवित थे, वो आदि गोदरेज से लेकर तमाम बड़े बड़े धनाढ़ लोग, और जो धोती कुर्ता लुंगी गमछा डाल के आए तो वो कहीं पीछे खड़े हुए थे। तो वो एक नई तरीके का समाजवाद था। उसको लेकर उस समय बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये कैसा समाजवाद है कि जहां पर उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने आगे की सारी कतारें घेर ली। ये देखिए क्या है, लेकिन सियासी लड़ाई जीतने के लिए आपको पैसे की बहुत सख्त जरूरत होती है। तो निश्चित तौर पर आप ऐसे उद्योगपतियों का भी सहारा लेते हैं। आज अखिलेश यादव भी कहते हैं कि उद्योगपतियों को तो वो लेकर के आया सबसे पहले, आज इन्वेस्टर समिट हो रहा है। तो देखिए, राजनीति जो है वो पूरी अपनी दिशा से बिल्कुल अलग हट करके चल रही। जिस विचारधारा को, जिस सिद्धांतों को लेकर के चले थे पहले, आज से 5 दशक 6 दशक पहले, आज उसका कोई बहुत मतलब नहीं रह गया है। आज उद्योगपति सरकार बनाते और उतारते हैं, किससे छुपा हुआ है। अब ऐसे में आप कहाँ जनता के मुद्दों की बात करेंगे, कहाँ हेल्थ की बात आप करेंगे, कहाँ शिक्षा की बात करेंगे, और कहाँ आप बेरोजगारी की बात करेंगे। आज तो चाहे सरकारें किसी की रही हो, तो उनके पास सरकारों का अपना एक तंत्र है, और वो बताते हैं कि हमको सरकार में हम क्या कर रहे हैं, वो कैसे दिखाना है। हम क्या नहीं कर रहे हैं ये आपको नहीं बताना है। आप क्या कर रहे, हमने, हमारी सरकार ने क्या किया, ये बताने की जिम्मेदारी मीडिया को दे दी गई है। मीडिया भी अब सारी सूचना देता है, खबर कहाँ देता है। सूचना और खबर के अंतर को एक पत्रकार बेहतर तरीके से समझता है। आज जो तमाम मीडिया के जो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, या मीडिया के दूसरे माध्यम हो, हम लोग सूचनाएं दे रहे हैं, हम लोग खबर नहीं बता रहे हैं। खबरें ऐसा नहीं खत्म हो गई। तो आज तो मुद्दों की कोई बात ही नहीं हो रही। तो ऐसे में बचेगा क्या आपके पास? एक तरफ आपके पास पीडीओ होगा जहां आप कहेंगे कि हम तमाम जातियों को जोड़ करके एक ऐसा कुनबा बनाएंगे जिससे हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, हिंदुत्व के नाम पे सब आप हमारे साथ एकजुट रहिए, क्योंकि अगर आप हिंदू अगर एकजुट नहीं रहेगा तो आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा है हिंदुओं के लिए। तो जाहिर सी बात है, असल मुद्दों की बात हो कहाँ रही है। कुछ रेवड़ियां मिल जाती हैं, उसी में जनता खुश है, और उसी के आधार पर वोट तय किए जा रहे हैं। लाभार्थी एक अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो जो लाभार्थी वर्ग है, क्या उसमें मुस्लिम नहीं है? बहुत सारे लाभार्थी वर्ग मुस्लिम वर्ग से आते हैं, और उसके बाद वो जाकर के भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सरकार पलट गई तो कहीं मेरा राशन ना बंद हो जाए। तो ऐसा नहीं, ग्राउंड रियलिटी कहीं दूसरी है। तो ऐसे में इस तरीके की बातें, इस तरह के मुद्दे 2027 तक बहुत चलेंगे।
असल सवाल, असल मुद्दे उठाने वाले ना तो अब नेता बचे हैं, ना ही वो सियासी दल बचे हैं। 2007 की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, दरअसल वो जातियों का ऐसा जबरदस्त गठजोड़ था, ऐसा जबरदस्त प्रयोग था, जिसने मायावती को उत्तर प्रदेश में कई दशक के बाद, तकरीबन 3 दशक के बाद पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर बैठा दिया और बाद में उसको लोगों ने फॉलो किया। आज जिस यादव और ब्राह्मण की लड़ाई चल रही है, आप मत भूलिएगा, अशोक यादव जी को भी पता है और हम लोग सब लोग जानते हैं कि 2012 के चुनाव आने से पहले पहले यही ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के कार्यालय में खड़ा होकर के शंख बजा रहा था और हम लोग को बुलाया जाता था कि देखिए, ब्राह्मण समाज अगर आज किसी के साथ खड़ा है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। उसके बाद क्षत्रियों के सम्मेलन हुए, उसके बाद तमाम दूसरी जातियों के सम्मेलन हुए और बाद में स्थिति धीरे धीरे सभी सियासी दलों में हो गई, जहां पर ये बताया जाने लगा कि आज ब्राह्मण मेरे साथ है, आज ठाकुर मेरे साथ है, आज पिछड़ा है, आज अगड़ा है, कल दलित है। ये जातियों का एक गठबंधन का ऐसा खेल, ऐसा गठजोड़ तैयार किया जाता है जिसमें जो कामयाब हो गया उसकी सरकार बन गई, जो पीछे कहीं छूट गया रणनीति में वो उसकी सरकार नहीं बन पाती, वो विपक्ष में जाके बैठता है। लेकिन इन सबके बीच असल मुद्दों की बात कहाँ होती है? रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान जैसे नारे गुजरे जमाने की बात हो गई, असल मुद्दों पर बात नहीं होगी। अब बटोगे तो पटोगे जैसे नारे आते हैं, अब रोटी कपड़ा मकान जैसे नारे खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर तस्वीर इस वक्त साफ है, मुद्दे जनता के गौण हैं और व्यक्ति और जाति के नाम पर राजनीति को कैसे अपने पक्ष में किया जाए, सिर्फ राजनीतिक दलों का मकसद यहीं तक सीमित हो गया है। आज राम मनोहर लोहिया के नाम पर जो सियासत शुरू हुई है, अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले लोहिया कितने याद आएंगे और उनके नाम पर कितने जातियों को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग खेमों में बांटा जाएगा, किन किन राजनीतिक दलों के द्वारा। कांग्रेस कहीं लोहिया के नाम पर सियासत, कांग्रेस विरोधी जिस सियासत का जन्म लोहिया के साथ हुआ था, अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उसी कांग्रेस के साथ सत्ता से अपदस्थ करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ को कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ याद दिला रहे हैं अखिलेश यादव को कि जिन लोहिया के नाम पर आप लोग राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, आप उन्हें जानते भी नहीं है। काफी दिलचस्प हो रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत का मुकाबला। नजर हमारी बने रहेगी, आप देखते रहिए News 24। अभी मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।